आपका हमारे YouTube चैनल आईजी की क्लासेस में। दोस्तों मैं कामिल रज़ा आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में, यानी कि आज हम इसके दूसरे भाग में चर्चा करेंगे मौर्य प्रशासन के और मौर्य समाज के और मौर्य काल की जो अर्थव्यवस्था थी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता लेकर नंद वंश का अंतिम जो शासक था घनानंद, उसकी हत्या कर मौर्य वंश की नींव रखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसके बेटे बिंदुसार ने शासन किया, उसके बाद फिर अशोक ने शासन किया और अन्य राजाओं ने शासन किया। मौर्य काल का जो शासनकाल रहा था वो 322 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक रहा था। इसमें मैंने आपको कुछ बेसिक जानकारी बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मौर्य प्रशासन की जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो कौटिल्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र एवं मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक से इंडिका से हमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य काल में जो प्रणाली थी वो केंद्रीय प्रणाली थी, जिसका जो केंद्र बिंदु होता था वो राजा होता था। सारी शक्तियां राजा के पास होती थी, जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था एवं न्यायिक व्यवस्था जो होती थी वो राजा के पास होती थी। चूँकि राजा को न्याय करना अधिक कठिन था तो इसने अपने स्तर से गाँव, शहरों एवं नगरों में छोटे छोटे स्तरों से न्यायिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था की थी। उन्हीं सभी बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मौर्य प्रशासन की जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है वो कौटिल्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र एवं मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका से प्राप्त होती है, जिसमें राजा केंद्र बिंदु होता है, सारी शक्तियाँ राजा के पास होती हैं, जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था एवं न्यायिक शक्ति जो होती है वो राजा के पास होती है। इसमें बात करें अमात्य। देखिए, अमात्य एक प्रशासनिक अधिकारी होता है जो कि राज्य में प्रशासन की व्यवस्था राजा के लिए करता था, वह अमात्य कहलाता था। इससे पहले जो राजा का जो सबसे करीब जो अधिकारी होता था वो मंत्री होता था, जिसको पुरोहित कहा जाता था। पुरोहित जो होता था वो राजा के बहुत करीब होता था, जिसको पुरोहित कहा जाता था। और इनकी जो नियुक्ति की जाती थी वो इनकी बहुत अच्छी तरह से भली भांति जांच करने के बाद, इनकी परीक्षा करने के बाद इनकी नियुक्ति की जाती थी। और इस नियुक्ति की जो प्रक्रिया को उपदा परीक्षण कहा जाता था। इस प्रक्रिया को उपदा परीक्षण द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती थी। इन्हीं उच्च वर्ग के अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। जो उच्च वर्ग के अधिकारी होते थे, जैसे अमात्य हो गया, सहमाता और अन्य अधिकारी के बारे में हम पढ़ेंगे, तो इन्हीं उच्च वर्ग के जो अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था। आगे अन्य अधिकारियों के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है इसमें समाहर्ता। देखिए, समाहर्ता वह अधिकारी होता था जो कि राजस्व विभाग की देखरेख करता था, टैक्स वसूल करता था, उसको समाहर्ता कहा जाता था। देखिए, राजस्व विभाग का अधिकारी जो कि टैक्स वसूल करता था, जो जनता में जाकर टैक्स जो लगाया जाता था राजा द्वारा, वो टैक्स वसूलने का काम एक समाहर्ता अधिकारी का था, राजस्व विभाग अधिकारी का था, और इसको समाहर्ता मौर्य काल में कहा जाता था। आगे बात करते हैं सन्निधाता। देखिए, सन्निधाता राजकोष अध्यक्ष जो कि वित्त मंत्री के रूप में मौर्य काल में वित्त मंत्री के रूप में कार्य करता था। मौर्य काल में इसको सन्निधाता कहा जाता था। अब बात करें पढ़ना अध्यक्ष। देखिए, पढ़ना अध्यक्ष वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था, जो कि अपने उसमें क्रय विक्रय एवं निर्यात आयात का जो अध्यक्ष होता था उसको पढ़ना अध्यक्ष कहा जाता था। सीता अध्यक्ष की बात करें तो सीता अध्यक्ष जो था कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था, और सीता भूमि जो थी राजकीय भूमि होती थी, जिसकी देखरेख के लिए सीता अध्यक्ष का चयन किया जाता था। बात करते हैं अक्षपटला अध्यक्ष की। अक्षपटला अध्यक्ष जो था वो महालेखाकार को कहा जाता था। इसकी जो काम होता है वो वेतन, अधिकारियों के वेतन एवं पेंशन का जो लेखा जोखा रखता है वो महालेखाकार के पास होता है, यानी उसको अक्षपटला अध्यक्ष
के नाम से जाना जाता है। राजा ने जैसे कि अपने प्रशासन के लिए अपने अधिकारियों की जो नियुक्ति की थी, उसी के साथ साथ इसमें कुछ विभागों को भी नियुक्त किया गया था, जैसे कि सैन्य विभाग। सैन्य विभाग जो कि इसका अध्यक्ष जो होता था सेनापति होता था, और इसका संबंध सीधा किससे होता था, ये राजा के अंडर में होता था। सैन्य विभाग जो कि जस्टिन एवं प्लिनी के अनुसार जो हमें सैन्य विभाग की जो जानकारी मिली है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इन्होंने लिखा कि इसके पास 6 लाख सैनिक थे जो पैदल सेना थी, और 9,000 हाथी और 30,000 घुड़सवार और रथ थे। जिसमें जस्टिन एवं प्लिनी लिखते हैं कि इसने अपनी सेना की शक्ति से पूरे उत्तर भारत को जीत लिया था। तो सैन्य विभाग का जो अध्यक्ष होता था वो सेनापति होता था। दूसरा विभाग आता है न्याय विभाग, जो कि सबसे बड़ा जो न्यायालय होता था वो राजा का होता था, और जो सबसे छोटा जो न्यायालय होता था वो ग्राम का न्यायालय होता था, जिसमें ग्राम का मुखिया न्याय करता था। बात करते हैं न्यायालय की, न्याय विभाग की। तो न्याय विभाग 2 भागों में मौर्य साम्राज्य में विभक्त था। चूँकि मौर्य साम्राज्य काफ़ी विस्तार में फैल गया था, तो राजा को अपना न्याय कर पाना कठिन होता था, तो उन्होंने उस समय 2 भागों में विभक्त किया, जिसमें धर्मस्थीय जो विभाग जो न्यायालय था इनका, इसमें दीवानी मामले सुलझाए जाते थे, जैसे कि भूमिगत और उससे जुड़े अन्य मामले इसमें सुलझाए जाते थे। इसमें जो न्यायाधीश के रूप में कार्य करते थे, जो धर्म शास्त्रों में निपुण होते थे, दक्ष होते थे, वह मिलकर, और 3 अमात्य यानी प्रशासनिक अधिकारी मिलकर इसमें क्या करते थे, इसमें सुनवाई करते थे। 3 धर्मशास्त्र में दक्ष और 3 अमात्य मिलकर दीवानी मामलों को क्या करते थे, सुलझाया करते थे। बात करते हैं दूसरा कंटक शोधक। कंटक शोधक जो न्यायालय था वह फौजदारी मामलों को सुलझाने के लिए नियुक्त किया गया था, जिसमें चोरी, लूट, खून खराबा जैसे मामले सुलझाए जाते थे। इसमें 3 अमात्य मिलकर इसमें सुनवाई करते थे। 3 अमात्य यानी 3 प्रशासनिक अधिकारी मिलकर इसमें कंटक शोधक न्यायालय में जो करते थे, सुनवाई करते थे, और इनको कंटक शोधन कहा जाता था। न्याय विभाग 2 भागों में विभक्त था, एक धर्म स्थायी और एक कंटक शोधक। धर्म स्थायी जो कि दीवानी मामले सुलझाए जाते थे, जैसे कि भूमिगत और उससे जुड़े अन्य मामले। कंटक शोधन जो कि फौजदारी अदालत के रूप में जानी गई है, और इसमें क्या है, चोरी, डकैती और खून खराबा से संबंधित मामले सुलझाए जाते थे। बात करें गुप्तचर विभाग। गुप्तचर विभाग वह विभाग था जो कि राजा के लिए गुप्त रूप से सूचनाएं लाते थे, और राजा को अपने राज्य के बारे में पता लगता था, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती थीं जो राज्य में अचानक होती थीं और गुप्त रूप से होती थीं, तो उन्हीं सभी चीज़ों को निकालने के लिए वो गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई थी। गुप्तचर विभाग भी, यह संस्था भी 2 भागों में विभक्त थी। एक थी संस्था जो कि स्थिर रहकर क्या करते थे, कार्य करते थे, एक जगह बैठकर क्या करते थे, राजा के लिए गुप्त रूप से सूचनाएं इकट्ठा करते थे, और वह राजा को अपनी सूचनाएं देते थे। दूसरी थी संचरा। देखिए, संचरा एक ऐसी संस्था थी गुप्तचर विभाग की, जो कि गुप्त रूप से, अनजान रूप से राज्य में घूमती थी, और जो राजा के नियम होते थे उसका पालन ठीक तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उन सब की रिपोर्ट क्या करते थे, वह राजा को देते थे। तो गुप्तचर विभाग भी 2 भागों में विभक्त था, एक संख्या और दूसरा एक संस्था और दूसरा संचरा, यह 2 भागों में विभक्त था। तो गुप्तचर विभाग हमें वह संस्था थी जो कि एक जगह उपस्थित होकर राजा के लिए गुप्त रूप से सूचनाएं इकट्ठा करती थी। दूसरी संचरा जो कि राज्य में घूम घूम कर राजा के लिए क्या करते थे, सूचनाएं उसके राज्य के बारे में राजा को देते थे। आगे बात करते हैं इनके प्रांत के बारे में। देखिए, कौटिल्य के अनुसार प्रांत 5 भागों में विभक्त था, जिसमें उत्तरापंथ, दक्षिणापंथ, प्राची, अवंती और कलिंग के बारे में हमने इसमें लिखा है। बात करते हैं उत्तरापंथ की। उत्तरापंथ की जो राजधानी थी वह तक्षशिला थी, और तक्षशिला उत्तर से पश्चिम जाने के लिए जो मध्य एशिया का जो मार्ग था वहाँ पर उपस्थित थी। बात करें दक्षिणापंथ की। दक्षिणापंथ की जो राजधानी थी वह सुवर्णगिरी थी,
जो कि सोने के पहाड़ों के नाम से संबोधित किया जाता था, और यह कर्नाटक में स्थित थी। तो यहाँ पे सोने के खदानों के लिए यह प्रसिद्ध थी। बात करें प्राची की, तो प्राची की जो राजधानी थी वह पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र का वर्णन मेगास्थनीज ने बड़ी सुंदर ढंग से किया है, जिसमें कहा है कि पाटलिपुत्र एक विशाल नगर है जिसकी खूबसूरती का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। तो पाटलिपुत्र के बारे में मेगास्थनीज ने बहुत कुछ बढ़ा चढ़ाकर लिखा हुआ है। आगे हम बात करें तो अवंती की जो राजधानी थी वह उज्जैनी थी, और अशोक जो था वह राजा बनने से पहले अवंती का क्या था, राज्यपाल था। तो यह वह प्रांत थे जिसको विषय कहा जाता था, और इनका अधिकारी जो होता था वह विस्पति होता था। और इसी में जो राजा के जो पुत्र होते थे वह राजा बनने से पहले वह किसी न किसी एक प्रांत के क्या होते थे, राज्यपाल होते थे, और यहाँ से ही अनुभव प्राप्त करके वह राजा बनने के योग्य होते थे। तो इनका जो पांचों राज्यों का जो पांचों नगरों का जो वो करता था, संचालन करता था, वह विस्पति करता था, और इस स्थिति को क्या कहा जाता था, विषय कहा जाता था। देखिए, अब इसी प्रकार से इसको भागों में विभक्त किया गया था। देखिए, 10 गांवों का एक समूह जोड़ा गया, 10 गांवों का समूह जोड़ा गया, और उस समूह में एक प्रमुख नियुक्त किया जाता था, और उसको क्या कहा जाता था, गोप। जिस प्रकार से यह 5 राज्य थे जिनको विषय कहा जाता था, और इनका जो अध्यक्ष होता था उसको विस्पति कहा जाता था। इसी प्रकार 10 गांवों का समूह होता था, और उसका जो प्रमुख नियुक्त किया जाता था उसको गोप कहा जाता था। इसी प्रकार इन्होंने सबसे छोटा ग्राम में एक मुखिया बनाया, मुखिया को ग्रामिक के नाम से संबोधित किया जाता था, जो कि आज के रूप में हम गाँवों में देखते हैं प्रधान के रूप में। तो इसी प्रकार इसको ग्रामिक कहा जाता था, जो कि गांव का मुखिया होता है। आज के रूप में हम देखते हैं तो ग्राम के जो मुखिया होता है उसको प्रधान के रूप में जाना जाता है। बात करते हैं नगर प्रशासन की। मेगास्थनीज के अनुसार जो नगरीय व्यवस्था थी, चूँकि मौर्य साम्राज्य जो था काफ़ी बड़ा था, और गाँवों के लिए अलग से व्यवस्था थी और नगरों के लिए अलग से व्यवस्था थी। नगरों के लिए अलग से व्यवस्था करने के कारण थे कि वहाँ की अधिक जनसंख्या होना और राज्य विस्तार उसका अधिक होना, तो इसलिए नगर प्रशासन की व्यवस्था अलग से की थी। तो मेगास्थनीज ने इसमें पाटलिपुत्र के बारे में लिखा था कि पाटलिपुत्र एक नगरीय राज्य था जिसमें 30 सदस्य होते थे, जिसके प्रशासन के लिए 30 सदस्य होते थे, और यह 30 सदस्य 6 समिति में विभक्त किया जाता था, और प्रत्येक समिति में जो होते थे 5 सदस्य नियुक्त होते थे, जो कि पूरे जो नगर होता था उसका संचालन करते थे, उसके प्रशासन की व्यवस्था करते थे। मेगास्थनीज ने इसके बारे में वर्णन किया। चलिए बात करते हैं अब मौर्य समाज के बारे में। देखिए, मौर्य समाज जो है कौटिल्य के अनुसार, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र उसके अनुसार 4 भागों में विभक्त था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। कौटिल्य ने शूद्र को आर्य कहा और इनको मल्लेच्छों से अलग बताया। कौटिल्य के अनुसार ऐसी भी जाति का वर्णन मिलता है जो कि वर्ण संकर, जिनकी उत्पत्ति अलोम एवं प्रतिलोम विवाह से होती है। अलोम प्रतिलोम विवाह क्या था? अलोम प्रतिलोम विवाह वह होता था कि उच्च कास्ट का लड़का अगर निम्न कास्ट की लड़की से शादी कर ले तो उसको अलोम, और प्रतिलोम विवाह वह होता था अगर उच्च कास्ट की जो लड़की होती थी वह अगर निम्न कास्ट के लड़के से शादी कर लेती थी तो उसको प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। तो इन्हीं जातियों से जो उत्पन्न वंश होते थे, जो पुत्र होते थे, वह वर्ण संकर अन्य जातियों में आते थे, जो कि निचली जाति होती थी। ब्राह्मण और क्षत्रिय ऐसी जातियों का कौटिल्य ने वर्णन किया है जो कि ना ही अपना पेशा बदल सकते थे और ना ही अपनी जाति बदल सकते थे, वह ब्राह्मण एवं क्षत्रिय रहे थे। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य समाज जो था वो 7 भागों में विभक्त था, जिसमें दार्शनिक, किसान, शिकारी, योद्धा एवं पशुपालक, निरीक्षक एवं शिल्पकार थे। इसके अनुसार मौर्य समाज में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी, यानी दास प्रथा नहीं थी, लेकिन कौटिल्य के अनुसार जो मौर्य समाज में जो थी दास प्रथा प्रचलित। कौटिल्य ने जो था 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है अपने अर्थशास्त्र में, जबकि मेगास्थनीज ने
दास प्रथा का जो है मौर्य समाज में वर्णन नहीं किया है, इन्होंने मना किया है। और यहाँ से कई तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं कि मौर्य समाज में मेगास्थनीज के अनुसार दास प्रथा प्रचलित थी कि नहीं थी, तो आपको बताना है। तो जबकि मेगास्थनीज के अनुसार जो थी मौर्य समाज में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी, और कौटिल्य ने इसका वर्णन करते हुए लिखा है कि अपने अर्थशास्त्र में कि मौर्य समाज में जो थे वो 9 प्रकार के दासों का वर्णन मिलता है, तो इसका मतलब दास प्रथा प्रचलित थी। आगे हम बात करें तो इस काल में जो स्त्रियों की जो दशा थी वो पहले से बहुत सुधार देखने को मिला। इस काल में जो है स्त्रियों की दशा कैसी होती थी, बहुत अच्छी तरह से इसका मतलब इन स्त्रियों का जो पहले से स्थिति थी वह काफ़ी सुधरी हुई थी। बात करें कि इसमें वेश्यावृत्ति करने वाली जो स्त्रियाँ होती थी उनको रूपा जीवा कहा जाता था, और जो विधवा हो जाती थी उनको छंद शिवानी कहा जाता था। इसमें चाणक्य द्वारा लिखा जाता है कि जो अपने घर में ही रहकर अपना जो जीवन व्यतीत करती थी उनको अस्कानी कहा जाता था। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अस्कानी। जो घर में रहकर ही अपना जो घरेलू अपने काम कार्य में लगी रहती थी और घर से बाहर नहीं जाती थी उनको अस्कानी कहा जाता था। वेश्यावृत्ति करने वाली को रूपा जीवा, जबकि छंद शिवानी विधवा औरतों को कहा जाता था। अब बात करते हैं मौर्य समाज की अर्थव्यवस्था के बारे में। जो मौर्य साम्राज्य की जो अर्थव्यवस्था थी वह क्या थी। देखिए, मौर्य समाज की जो अर्थव्यवस्था का जो आधारशिला थी, जो आधार थी, वह कृषि थी, जिसमें कृषि का 1/6 से 1/4 भाग जो है राजस्व यानी राजा को दिया जाता था किसानों द्वारा। बात करते हैं कि इसमें आंतरिक एवं व्यापार बाह्य व्यापार होते थे, और जिसका जो अध्यक्ष होता था वह कौन होता था, समाहर्ता अधिकारी होता था। ठीक है, समाहर्ता अधिकारी राजस्व विभाग का जो है अध्यक्ष होता था, और आंतरिक मामले जो व्यापार की करता था वह कौन करता था, समाहर्ता अधिकारी। और यह मौर्य समाज में यह अर्थव्यवस्था का, क्योंकि आंतरिक बाह्य व्यापार होते थे, कुछ चीज़ें आती भी थीं और कुछ चीज़ें बाहर जाती भी थीं। बात करते हैं कि इसके प्रमुख उद्योग उस समय मौर्य साम्राज्य में उद्योग थे, जैसे कि सूत उद्योग और वस्त्र उद्योग एवं कई अन्य उद्योग, चमड़ा उद्योग भी उस समय प्रचलित में था। तो इनके जो प्रमुख उद्योग थे वह सूत और वस्त्र के उद्योग थे। व्यापार के लिए यह मुद्राओं का प्रयोग करते थे, और मुद्रा जो इनकी थी वह पर्ण थी। इनकी मुद्रा को क्या थी, पर्ण। इन्होंने जो अपनी मुद्रा बनाई थी वह पर्ण थी, और इन्हीं के जो मतलब इन्हीं चीज़ों को जो टैक्स चोरी करते थे यानी बलि चोरी करते थे, टैक्स चोरी करने वाले को मृत्यु दंड इनके मौर्य काल में दिया जाता था। व्यापार के लिए इसमें प्रमुख जो बंदरगाह था वह भैचोड़ बंदरगाह था, जिसमें व्यापार जो किया जाता था मिस्र से, चीन से और श्रीलंका और सीरिया से होता था। सीरिया का हमें वर्णन मिलता है कि बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से दार्शनिक सूखे अंजीर एवं शराब मांगी थी, जिसमें सूखे अंजीर और शराब जो है सीरिया के शासक ने दे दी थी और दार्शनिक देने से मना किया था, जिसमें मैंने पहली वीडियो में आपको विस्तार से समझाया है। तो यह व्यापार होता था। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं ताकि हमें अच्छी तरह से याद हो जाए। देखिए, मौर्य प्रशासन का जो प्रशासन करता था वो कौन करता था, राजा। यानी सारी शक्तियाँ जो किसके पास निहित होती थी, राजा के पास होती थी, जिसमें कि मौर्य का प्रशासन, सैनिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था जो होती थी वह राजा के पास होती थी। और एक अधिकारी होता था अमात्य, जो कि राज्य का प्रशासन की व्यवस्था करता था। उसको जो यानी कि प्रशासनिक अधिकारी को अमात्य कहा जाता था, प्रशासनिक अधिकारी को अमात्य कहा जाता था। इन्हीं उच्च वर्ग के अधिकारियों को, जैसे कि समाहर्ता, सन्निधाता, पणाध्यक्ष, ये जो उच्च वर्ग के अधिकारी थे इनको तीर्थ कह के संबोधित किया जाता था। ठीक है, तीर्थ कह के संबोधित किया, यानी ये शीर्ष वर्ग के अधिकारी होते थे, इनको तीर्थ कह के संबोधित किया जाता था। समाहर्ता वह अधिकारी होते थे जो राजस्व विभाग यानी कि आयात निर्यात करते थे, उनकी जो समाहर्ता वह राजस्व अधिकारी होते थे जो कि टैक्स वसूल करते थे, यानी बलि। उस समय टैक्स को बलि कहा जाता था। सन्निधाता वह अध्यक्ष होता था जो कि वित्त मंत्री के रूप में, जैसे कि अभी हम वित्त मंत्री को देखते हैं तो जो कार्य वित्त मंत्री करते हैं वही कार्य सन्निधाता कहा जाता था, यानी संपत्ति का लेखा जोखा सन्निधाता
मौर्य काल में करते थे। पढ़ने अध्यक्ष वह अधिकारी होता था जो कि वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था, जो कि आयात निर्यात जो करते थे, इनकी जो सब चीज़ लेखा जोखा की जो जानकारी होती थी वो पढ़ने अध्यक्ष के पास होती थी। सीता अध्यक्ष वह अध्यक्ष होता था जो कि राजकीय भूमि यानी सीता भूमि की देख रेख करता था और कृषि विभाग का वह अध्यक्ष होता था, इसको सीता अध्यक्ष कहा जाता था। अक्षपटला अध्यक्ष वह अध्यक्ष था जो कि इन उच्च वर्ग के अधिकारियों की जो पेंशन और उससे जुड़े जो वेतन वेतन होते थे उनका जो लेखा जोखा रखता था वह अक्षपटला अध्यक्ष रखता था, जो महालेखाकार होता था। इसमें कई विभागों की जो है स्थापना हुई थी, जैसे कि सैन्य विभाग। सैन्य विभाग का जो अध्यक्ष होता था वह सेनापति होता था और यह युद्ध में राजा के साथ युद्ध का संचालन करता था। इसमें पिलनी एवं जस्टिस के अनुसार जो थी, इसके पास चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल सेना थी, 9,000 हाथी थे और 30,000 घुड़सवार और रथ का हमें वर्णन मिलता है, जिसमें इन्होंने यह बताते हैं कि इसने अपनी शक्तिशाली सेना को से लेकर पूरे भारत को क्या था, जीत लिया था। न्याय विभाग की भी यह 2 भागों में विभक्त मिला, जिसमें धर्म स्तरीय जो न्यायालय था उसमें भूमिगत मामले सुलझाए जाते थे और इसमें जो न्याय की सुनवाई करते थे वह धर्मशास्त्र में दक्ष 3 धर्मशास्त्र में जो दक्ष व्यक्ति होते थे वह और 3 अमात्य मिलकर इस धर्म स्तरीय जो दीवानी जो न्यायालय था इसमें क्या करते थे, न्याय सुनाते थे। उसी प्रकार से कंटक शोधन में जो फौजदारी मामले सुलझाए जाते थे तो इसमें 3 अमात्य मिलकर इस न्यायालय में न्याय करते थे। बात करें कि गुप्तचर विभाग। गुप्तचर विभाग वह विभाग था जो कि चोरी छुपे राजा के लिए गुप्त रूप से सूचनाएं लाते थे उसके राज्य उसके साम्राज्य के बारे में और वह राजा को बताते थे। यह भाग भी 2 भागों में विभक्त था, एक संस्था और दूसरा संचरा। संस्था वह संस्था थी जो कि एक जगह रहकर गुप्त रूप से क्या करती थी, राजा के लिए सूचना इकट्ठा करती थी, और दूसरी संचरा जो कि घूम घूम कर राजा के लिए कार्य करती थी। राजा के जो राज्य में जा जाकर वह गुप्त रूप से क्या उसके राजा के नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वह गुप्त रूप से क्या है, सूचना इकट्ठा करके राजा को देते थे। अगर बात करें इसके प्रांतों के बारे में तो कौटिल्य के अनुसार जो है प्रांत जो है 5 भागों में विभक्त था। इन 5 प्रांतों के समूह को विषय कहा जाता था, जिसका अध्यक्ष जो है विस्पति होता था। और राजा के जो पुत्र होते थे वह राजा बनने से पहले इसमें से किसी एक प्रांत के क्या होते थे, राज्यपाल के रूप में कार्य करते थे और यहीं से अनुभव लेकर वह राजा बनने के योग्य होते थे। जिसमें उत्तरापंथ की जो राजधानी थी वह तक्षशिला थी और दक्षिणापंथ की जो राजधानी थी वह सुवर्णगिरी और प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र, अवंती की राजधानी उज्जैन थी। इनको हमें याद करना जरूरी है क्योंकि इसमें से एक न एक आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उत्तरापंथ की राजधानी तक्षशिला और दक्षिणापंथ की राजधानी सुवर्णगिरी, प्राची की राजधानी तक्षशिला, अवंती की राजधानी उज्जैनी। यहाँ का उज्जैन का जो राज्यपाल था अशोक ने उज्जैन में जो राज्यपाल के रूप में कार्य किया था, तो अशोक ने कार्य किया था जो कि एक राजा के रूप में उभर कर सामने आया था। और इन समूह को मैंने अभी बताया था विस्पति कहलाता था। इसी प्रकार से गांव का भी 10 गांव के एक समूह बनाया गया और उस समूह के जो प्रमुख को गोप कहा जाता था। यहाँ से भी क्वेश्चन हमारा बन जाता है कि जो 10 गांव का मौर्य काल में जो 10 गांव का समूह होता था उसके जो प्रमुख को क्या कहा जाता था, तो वह गोप कहा जाता था। आज हम अपने गांव के रूप में देखते हैं कि हमारे गांव का जो मुखिया होता है वह प्रधान होता है। तो इसी रूप में मौर्य काल में जो एक गांव का जो मुखिया होता था उसको ग्रामिक कहा जाता है। आज के रूप में हम देखते हैं तो उसको प्रधान के रूप में देखते हैं और उस समय मौर्य काल के रूप में अगर देखेंगे तो उसको ग्रामिक कहा जाता था। नगर प्रशासन के बारे में मैंने आपको बताया कि मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा कि यह एक विशाल नगर था और बहुत ही सुंदर नगर था जो कि चारों ओर एक दीवार से यानी प्राचीर से घिरा हुआ था, जिसका संचालन करने के लिए 30 सदस्य नियुक्त किए गए थे और यह 30 सदस्य 6 समितियों में विभक्त थे और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे और यह क्या करते थे, इस नगर का संचालन करते थे। आगे अगर हम मौर्य साम्राज्य के बारे में चर्चा करें तो अर्थशास्त्र में मौर्य समाज 4 भागों में विभक्त था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र थे। शूद्रों को
जो कौटिल्य ने कहा वह आर्य कहा और इनको मल्लेच्छ से भिन्न बताया। इसने कुछ ऐसी वर्णसंकर जातियों का भी वर्णन किया जो कि अलोम प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न होती थी और उनको वर्णसंकर जातियों से संबोधित किया। मेगस्थनीज के अनुसार यह समाज 7 भागों में विभक्त था, जो कि दार्शनिक, किसान, शिकारी, योद्धा, पशुपालक, निरीक्षक एवं शिल्पकार होते थे। इसी प्रकार कौटिल्य ने लिखा कि भारत में जो थी दास प्रथा प्रचलित थी और इसने 9 दासों का जो है अपनी पुस्तक में वर्णन किया, जबकि मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में दास प्रथा का वर्णन नहीं किया। उसने लिखा कि दास प्रथा भारत में प्रचलित नहीं थी। इस काल में स्त्री की दशा अच्छी रही, क्योंकि सब आर्थिक स्थिति जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो शासनकाल में रही वह अच्छी थी। उसके बाद बिंदुसार एवं अशोक ने भी स्त्रियों की स्थिति को अच्छी तरह से, अच्छे रूप से जो है बनाए रखा। चंद्रगुप्त के जो शासनकाल में कौटिल्य ने इसके बारे में लिखा कि जो अपने घर में ही रहकर अपना जीवन व्यतीत करती थी उन महिलाओं को आस्किनी कहा जाता था, और जो वेश्यावृत्ति का जो कार्य करती थी उनको रूपाजीवा कहा जाता था, और वह छंद शिवानी वह औरतें कहलाती थी जो कि विधवा हो जाती थी। बात करते हैं मौर्य अर्थव्यवस्था के बारे में। मौर्य काल की जो अर्थव्यवस्था का आधारशिला था वह कृषि था, और कृषि का 1/6 भाग से 1/4 भाग राजस्व को लिया जाता था, यानी टैक्स के रूप में लिया जाता था। टैक्स चोरी करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था मौर्य काल में। इनके आंतरिक एवं बाह्य व्यापार होते थे जो कि मिस्र, श्रीलंका और सीरिया से होते थे। बात करें कि इसके प्रमुख उद्योग क्या थे, उस समय उद्योग के रूप में भी मौर्य काल में जो हमें उभर के सामने आया। इनकी जो अर्थव्यवस्था थी वह कृषि थी, लेकिन इसमें सूत एवं वस्त्र उद्योग और चमड़ा उद्योग इसमें उद्योग होते थे। बात करें कि इसके व्यापार के लिए, तो व्यापार के लिए इसमें मुद्राओं का प्रयोग होता था, और इनकी जो मुद्रा थी वह पर्ण थी। मैंने अभी बताया था कि टैक्स चोरी करने वाले को जो है मृत्यु दंड दिया जाता था। व्यापार के लिए जो प्रमुख बंदरगाह था इनका वह भैचोड़ था। भैचोड़ बंदरगाह था जिससे हमें मिस्र, चीन, श्रीलंका एवं सीरिया जैसे देशों को आयात निर्यात किया जाता था। सीरिया के शासक बिंदुसार के अच्छे संबंध थे, जिसमें इन्होंने क्या किया था, दार्शनिक, सूखे अंजीर और शराब की मांग की थी। सूखे अंजीर एवं जो शराब थी वह सीरिया के शासक एंटियोकस ने भेज दी थी, लेकिन दार्शनिक देने से मना कर दिया था, क्योंकि दार्शनिक देना उनके यहाँ कानून अपराध था। तो ये थी मौर्य काल के जो नगर प्रशासन, अर्थव्यवस्था एवं समाज के बारे में विशेष जानकारी। अगला वीडियो में हम हाजिर होंगे अशोक के अभिलेख और उससे जुड़ी अन्य जानकारियों को लेकर। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।